नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा नए नियम लाए गए हैं जिसमें 1 अप्रैल 2026 से अब अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं लिमिट से ज्यादा तो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस भेजी जा सकती है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारे ट्रांजैक्शन बताए हैं बैंक रिलेटेड, जिसको आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बैंक से जुड़े हुए सारी जानकारी, पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सारी जानकारी, इनकम टैक्स रिलेटेड जानकारी हमारे इस चैनल पर आती रहती है, तो प्लीज वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कभी भी अगर वीडियो हमारा आए तो उसे आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बैंक से जुड़े कौन से ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल के बाद नियमों में जो बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुआ है, जो आप पर एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल से, जिसकी जानकारी आपको पूरे तरीके से होनी चाहिए। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, चाहे 1 खाता हो, 2 खाता हो, 10 खाते हो, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी आपके खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे साल में आपको 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करने हैं। यानी कैश डिपॉजिट जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 10 लाख से ज्यादा नहीं करने हैं अगर आपके पास पैन कार्ड है। और जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए 5 लाख की लिमिट सरकार ने कर दी है। इस बार नया इनकम टैक्स रूल 2026 जारी किया गया है और इस नियमों के हिसाब से अब पैन कार्ड की लिमिट 10 लाख की रहेगी सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट को लेकर। और अगर बात करें नॉन पैन कार्ड की, यानी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, जो भी आप केवाईसी बैंक में करवाते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, आपने जो भी अपना आधार नंबर दिया हुआ उसके बेसिस पर आपको ध्यान रखना है, आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तो कैश आप 5 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपका पैन कार्ड बनाया जाएगा उसी आधार कार्ड के बेसिस पे और आपके एड्रेस पे नया पैन कार्ड के साथ साथ नोटिस भी आपको भेजी जा सकती है। 10 लाख वालों के लिए या 5 लाख वालों के लिए नियमों में ध्यान रखिएगा, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ये आपकी जानकारी जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देती है कि इन लोगों ने कैश डिपॉजिट जो है पूरे साल में किया हुआ है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल से लेकर ये आपका होता है 31 मार्च तक। इस पीरियड के दौरान चाहे आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया हो, चाहे आपने एग्रीगेट में ट्रांजैक्शन किया हो, 10 लाख या उससे ज्यादा है तो उस केस में आपकी जानकारी इनकम टैक्स को चली जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। ये तो हमने बात कर ली सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर, कैश डिपॉजिट को लेकर। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है करंट अकाउंट को लेकर। करंट अकाउंट में ध्यान रखिएगा, ना ही आप कैश डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा करें, ना ही आप करंट अकाउंट में कैश विड्रॉल 50 लाख से ज्यादा आपको नहीं करना है। अच्छा, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल दोनों के लिए 50-50 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है। पूरे साल में आपको ध्यान रखना है अप्रैल से लेकर मार्च तक, चाहे आपका एक करंट अकाउंट हो, एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो, इंडिया में कितने भी आपने करंट अकाउंट खोल के रखे हैं, सभी करंट अकाउंट की लिमिट को ध्यान रखना है, मिलाकर ये दी गई है 50 लाख की लिमिट। अगर आपने कैश यहाँ पर डिपॉजिट किया है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सीधी नोटिस आ सकती है। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट में जो है फिक्स डिपॉजिट को लेकर। अगर आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे आपने नई फिक्स डिपॉजिट करवाई है, 1 अकाउंट में 2 अकाउंट खुलवाए, 3 अकाउंट खुलवाए हैं, ध्यान रखिएगा सभी अकाउंट को मिलाकर सरकार द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 के बाद 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अगर आपकी रिन्यूअल एफडी है, मान लीजिए अगर आपकी पुरानी एफडी चल रही है वो इस बार जो वो मैच्योर हुई है और ऑटो रिन्यू जो हुई है और वापस आपकी एफडी बन चुकी है, यानी एफडी का अकाउंट नंबर चेंज नहीं हुआ है, तो उस केस में उस रिन्यूअल एफडी को नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने फिक्स डिपॉजिट जो है वो तुड़वा कर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया है और फिर आपने नई एफडी बनाई तो वो आपकी नई एफडी कंसीडर की जाएगी। चाहे आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया हो, चाहे आपने एग्रीगेट यानी मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्यों ना किया हो, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी आपके बैंक खाते हैं, एफडी अकाउंट है, 10 लाख रुपए से ज्यादा होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सीधी नोटिस आपको भेजी जा सकती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया फिक्स डिपॉजिट को लेकर। अगला पॉइंट आता है क्रेडिट कार्ड की लिमिट को लेकर।
कई लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है। अगर आप कैश में क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको नोटिस भेजी जाएगी। या फिर अगर आपने ऑनलाइन या यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस किसी भी ऑनलाइन मोड से अगर पेमेंट किया है, तो 10 लाख की लिमिट सरकार ने रखी है। चाहे आपका एक क्रेडिट कार्ड हो, एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो, ध्यान रखिएगा इस लिमिट से ज्यादा अगर आप यहाँ पर जमा करते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इसके पर भी नजर रहती है और सीधा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है। तो क्रेडिट कार्ड में भी ध्यान रखिएगा लिमिट दी गई है, उस लिमिट से ज्यादा आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है। अच्छा, अगला बैंक के रिलेटेड और 2-3 ट्रांजेक्शन है। अगर आप बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंक चेक जो है वो परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं कैश में, तो उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पर जो है लिमिट में बदलाव किया गया है 1 अप्रैल 2026 से। क्या लिमिट है? 10 लाख की लिमिट रहेगी पैन वालों के लिए, और जिनके पास पैन नहीं है, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो उस केस में लिमिट अब सरकार ने 5 लाख कर दी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नॉन पैन वालों को बहुत ही खास ध्यान रखना होगा। बिना पैन के अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट अगर लेते हैं, कैश में करते हैं, तो आपका पैन कार्ड ना होने के वजह ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस नहीं भेजी जाएगी। आपका केवाईसी है बैंक के पास, और इसी के साथ आपका आधार नंबर है, और इस आधार के बेसिस पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आपके घर के पता पर, आपके मोबाइल, ईमेल, कॉन्टेक्ट पे भेजी जा सकती है। तो ये ना समझे कि पैन कार्ड नहीं है तो आप बच जाएंगे, कैश जमा कर देंगे, सरकार को पता नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगर आप बॉन्ड, डिबेंचर हो गया, या आपने कोई शेयर्स एक्वायर करे हैं या बायबैक करे हैं, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों के लिए यहाँ पर लिमिट जो है वो 10-10 लाख की रहेगी। 10 लाख रुपए उससे ज्यादा के अगर आप कोई बॉन्ड, डिबेंचर परचेज करते हैं, और इसके अलावा अगर आप शेयर्स एक्वायर करते हैं या फिर बायबैक करते हैं, चाहे आपने कैश में किया हो या ऑनलाइन मोड से किया हो, अगर आपने एक अकाउंट या एक से ज्यादा के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर में निवेश किया है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, बॉन्ड, डिबेंचर अगर परचेज कर रहे हैं, शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 10 लाख की लिमिट दी गई है। 10 लाख से ज्यादा अगर आप करते हैं तो उसका प्रॉपर सोर्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, पेमेंट का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कहां से पैसा आपके पास आया है, क्यों आपने कैसे निवेश किया है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ सकती है। अगर आपका सोर्स, पेमेंट प्रॉपर हुआ तो उस केस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप इमोबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, गिफ्ट करते हैं, या फिर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जुड़ते हैं, तो वहां पर अब लिमिट जो है बढ़ाकर 45 लाख कर दी है। 45 लाख या उससे ज्यादा की अगर आपने इमोबल प्रॉपर्टी परचेज करी है, बाई करी है, सेल करी है, गिफ्ट करी है, या फिर अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहाँ पर 45 लाख रुपए है उससे ज्यादा हुई, तो उस केस में ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रार, जो भी सब रजिस्ट्रार है, ये आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको सीधा नोटिस आ जाएगी कि आपने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है इसका प्रॉपर सोर्स बताइए, पेमेंट आपने कैसे करी है, सारी डिटेल आपसे मांग ली जाएगी। ध्यान रखिएगा बैंक सिर्फ यही डिटेल नहीं मांगता, जब बैंक यहाँ पर नोटिस भेजता है तो आपके बैंक में अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन और भी हुआ है उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपसे मांग लेता है, या आपने कोई और भी ट्रांजैक्शन किए हैं जो बैंक को लगता है सस्पिशियस है तो वो भी आपसे मांगा जाता है। तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की वजह से आपके सारे ट्रांजैक्शन जो है वो सरकार को पता चल जाते हैं। अच्छा, इमोबल प्रॉपर्टी चाहे आपने कैश में करी हो, चाहे आपने ऑनलाइन मोड से करी हो, ध्यान रखिएगा 45 लाख की लिमिट दी गई है। अच्छा, ये 45 लाख की लिमिट एक प्रॉपर्टी को लेकर है, यानी मान लीजिए अगर आपने 2-3 प्रॉपर्टी अलग अलग खरीदी है तो सबके लिए 45 लाख रहेगी, लेकिन अगर आपने एक ही सेल डीड बना दी और 2 प्रॉपर्टी है साथ में, तो वहां पर सेल डीड या एग्रीमेंट माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रॉपर्टी के केस में सिंगल ट्रांजैक्शन रहता है, एग्रीगेट मल्टीपल यहां पर काउंट नहीं किया जाता। अच्छा, इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है जो बैंक से जुड़ा हुआ है, वो है स्टैम्प पेपर को लेकर। अगर आप स्टैम्प पेपर चाहे आपने कैश में दिया हो या आपने ऑनलाइन मोड से पेमेंट क्यों ना किया है, स्टैम्प पेपर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए लिमिट सरकार इस बार नहीं लेकर आई है, जो 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए लागू होने वाली है। अच्छा, ये लिमिट कैसे होगी? अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 2 लाख की लिमिट इसमें दी गई है कि 2 लाख लिमिट तक आपको जो है वो पैन कार्ड के बेसिस पर आप अपना स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं। इसमें सरकार आपको कोई भी नोटिस नहीं भेजेगी। और यहां पर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ज्यादा का आप सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर सकते पैन कार्ड नहीं होने पर।
अगर आप करते हैं 1 लाख या 2 लाख से ज्यादा पैन कार्ड है तो आपको सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्टैंप पेपर अब 1 अप्रैल के बाद नए नियम है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर इन नियम के बेसिस पर अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है। अच्छा, एक और नया नियम आया है 1 अप्रैल 2026 से। इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप पेमेंट जो है वो रिसीव कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नई लिमिट जारी करी गई है 1 अप्रैल द्वारा। ये नया ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10 लाख की लिमिट यहाँ पर दी गई है, और पैन कार्ड नहीं होने पे 5 लाख की लिमिट है। चाहे आपका एक इंश्योरेंस है या एक से ज्यादा इंश्योरेंस अकाउंट क्यों ना हो, पूरे साल में देखा जाएगा। अगर आपको पैसा रिसीव हुआ है किसी भी इंश्योरर से तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधा नोटिस भेजी जाएगी। अच्छा, ये जो लिमिट हमने बताई है, ये लिमिट जो है वो चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन हो या एग्रीगेट ट्रांजैक्शन हो, इंश्योरेंस प्रीमियम का यहां पर दिया गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम इतना जो है वो अगर आप रिसीव करते हैं तो उस केस में आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। यानी जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है वो पैसा अगर आपने रिसीव किया है तो यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विस अगर आप लेते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर गुड्स सर्विस ली है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आप कोई ज्वेलरी शॉप में गए, 2 लाख से ज्यादा की अगर आपने कैश ज्वेलरी खरीद ली, परचेज करी या बेची है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका पैन कार्ड जो है वो मांगा जाएगा, और उस केस में जो ज्वेलर होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। अच्छा, कौन सा ज्वेलर यहाँ पर रिपोर्ट करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज्वेलर टैक्स ऑडिट में कवर करता है, यानी उसका जो सेल है, ट्रांजेक्शन है, वो पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स ऑडिट वहां पर अगर एप्लीकेबल है तो उस केस में वो आपकी रिपोर्टिंग कर देता है। लेकिन अगर वो अन टैक्स ऑडिट रहा, यानी नॉन टैक्स ऑडिट रहा, तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। वहां पर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश में कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ट्रांजैक्शन दिए गए हैं बैंक द्वारा जिसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक खास इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन और मैं आपको बता दूं जो 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कैश विड्रॉल को लेकर। अच्छा, ये कैश विड्रॉल जो है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट क्यों ना हो, यहां पर लोन अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी अकाउंट है, जहां से भी कैश विड्रॉ होता है, तो उसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है 1 अप्रैल 2026 से। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ से ज्यादा, तो उस केस में अब आप पे 2% का ही टीडीएस काटा जाएगा। यानी कि चाहे आप आईटीआर फाइल करते हैं नहीं करते हैं, पुराने नियमों के हिसाब से अगर आप लगातार पिछले 3 सालों की अगर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में कैश विड्रॉल को लेकर यहां पर लिमिट जो थी वो 20 लाख की थी कि 20 लाख से अगर क्रॉस होगा तो उस केस में 1 करोड़ तक अगर होगा तो आपका 2% टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उस केस में 5% का टीडीएस रेट दिया गया था। और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उन लोगों के लिए लिमिट जो है वो 3 करोड़ की रखी गई थी आईटीआर फाइलर्स के लिए। नॉन आईटीआर फाइलर्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो चाहे आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक से अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में यहां पर 20 लाख से लेकर 3 करोड़ के बीच में 2% का टीडीएस कटना था, और 3 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उस केस में 5%। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, नियम क्या बदलाव हुआ है। अगर आप नॉन आईटीआर फाइलर हैं तो ये 20 लाख की लिमिट जो है सरकार ने खत्म कर दी है अप्रैल 2026 से। अब आपको सिर्फ 1 करोड़ की लिमिट देखनी है, 20 लाख की लिमिट आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी। चाहे आप आईटीआर फाइल करते हैं, नहीं भी फाइल करते हैं, तो आपको यह देखना है कि 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपने किसी भी बैंक से कैश विड्रॉ किया है, पोस्ट ऑफिस से किया है, तो आपका टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। अच्छा, अगर आप अलग अलग बैंकों के अंदर कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको हर एक बैंक के अंदर 1 करोड़ की लिमिट मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वहां पर भी आपको 1 करोड़ की लिमिट दी जाती है। तो आप अलग अलग बैंकों के अंदर कैश विड्रॉ कर सकते हैं, 1 करोड़ के अंदर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, किसी का टीडीएस अगर कट गया तो उसमें ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर टीडीएस का रिफंड मिल जाता है अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, जिसके लिए भी सरकार ने डेट में बदलाव किया है। नॉन बिजनेस वालों के लिए 31 जुलाई होगा, और अगर आप बिजनेस पर्सन है तो उसके इसमें 31 अगस्त है। तो ये ड्यू डेट से पहले पहले अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, रिफंड के लिए क्लेम करते हैं, 194N पहले ये सेक्शन हुआ करता था, अब ये जो सेक्शन है वो बदल के 393 के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपके नॉर्मल अगर बैंक है, नॉर्मल अगर इंडिविजुअल है, तो उस केस में लिमिट 1 करोड़ की रहेगी। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से है तो उसके लिए 3 करोड़ की लिमिट रहेगी। यानी 1 करोड़ और 3 करोड़ के अंदर अगर आपकी इनकम अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो कोई टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो नॉन फाइलर्स के लिए होगा, जो लगातार पिछले 3 सालों के अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो पहले 20 लाख से ऊपर अगर आपका
कैश विड्रॉ होता था तो टीडीएस यहाँ पर जो काटा जाता था, लेकिन अब 1 करोड़ से ऊपर होगा तो टीडीएस काटा जाएगा। इसके लिए बैंक के स्टाफ के लिए भी आसानी है, क्योंकि अब उन्हें ये नहीं देखना कि कौन आईटीआर फाइल कर रहा नहीं कर रहा है, उन्हें ये देखना कि किस अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ हुआ है, वहीं से पैसा जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ट्रांजैक्शन है बैंक से जुड़े हुए हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं 20 लाख से ज्यादा तो आपको अब बैंक में पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। तो ये भी ट्रांजैक्शन जो वो आपको पता होने चाहिए। 1 अप्रैल से ये नए नियम जो लागू हो चुके हैं, सरकार द्वारा नया एक्ट नए रूल ला चुके हैं जिसके अंदर बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की लिमिट को लेकर बदलाव किया गया है। अगर इन लिमिट की जानकारी आपको नहीं हुई, आप इन ट्रांजैक्शन को जो है वो यहाँ पर नहीं ध्यान रखते हैं और आप ज्यादा कैश डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अब आपको नोटिस जो है वो सीधा आपको भेजी जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एसएमएस से, ईमेल के थ्रू या आपके घर के एड्रेस पे भी आपको नोटिस भेज सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक तरीके से आपको नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स को इतना आसान ना लें, इन ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझे और अच्छे से अपनी लिमिट जो है वो ध्यान रखें। अगर लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके इसमें दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं और वीडियो को इसको ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि बैंक से जुड़े क्या क्या नियमों में बदलाव 1 अप्रैल को लेकर हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।